नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज विवाह संस्कार से संबंधित। जब हम गुण मिलान या कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें हमने पिछले वीडियो में लग्न लग्नेश और सप्तम सप्तमेश के संबंध में बात की थी और राशि स्वामी और राशि के बारे में भी बात की थी कि वर वधू की राशि के स्वामी परस्पर किन स्थिति में होते हैं तो कैसा फल मिलता है। आज हम बात करेंगे कुंडली का छठा भाव और आठवां भाव, छठा आठवां भाव और उसके स्वामी के बारे में कि विवाह के संबंध में उनका किस तरह से विचार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है अथवा उनका सामंजस्य किस हिसाब से स्थापित किया जाता है। देखिए, कुंडली का छठा भाव, छठा घर रोग, शत्रु व कर्ज का होता है। इसलिए विवाह के समय इस घर का विचार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि इसे सातवें घर से गिनते हैं तो यह 12वां घर होता है। किसी भी घर का परिणाम स्पष्ट रूप से जानने के लिए उससे 12वें घर का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जिस घर के आप विचार कर रहे हैं उससे 12वां घर उसका व्यय करवाता है। यदि वह 12वां घर प्रबल हुआ तो वह मुख्य घर, जिससे 12वें घर का हम विचार कर रहे हैं, वह मुख्य घर निर्बल हो जाएगा। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए इस घर का तथा घर के स्वामी का पाप ग्रह से मुक्त होना जरूरी है। यदि इसका स्वामी स्वयं ही पाप ग्रह है तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि घर का स्वामी पापी ग्रह हो तो भी शुभ फल ही देता है और अपने घर को नहीं बिगाड़ता है। परंतु इस घर में किसी शुभ ग्रह का बैठ जाना अच्छा नहीं होता, विशेष रूप से चंद्रमा। यदि इस घर में चंद्रमा बैठा हो तो जीवन साथी के रोगी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि छठे घर का स्वामी सातवें घर में बैठा हो तो भी वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। इसलिए छठे घर का विचार अवश्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि छठे और यदि मान लीजिए सातवें घर से पहला जो घर है, छठा घर है, उसमें कोई भी पापग्रह बैठ जाता है तो वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि वह पहले से ही पीड़ित हो जाता है। इसी तरह आठवें घर को भी अशुभ माना जाता है। इस घर से व्यक्ति की उम्र का, आयु का विचार किया जाता है। यह घर सातवें घर से दूसरा होने के कारण, यदि सातवें घर से आठवें घर को गिनते हैं तो यह घर दूसरा होता है, इसलिए मारक भी कहलाता है। इससे जीवन साथी की आयु का विचार किया जाता है। जीवन साथी की पूर्ण आयु हेतु इस घर तथा इसके मालिक पर किसी भी पापग्रह की दृष्टि या युति नहीं होनी चाहिए, तभी अच्छी आयु प्राप्त होती है। मतलब यदि जीवन साथी की आयु आपको देखनी है अथवा दीर्घायु प्राप्ति हेतु आठवें घर पे या आठवें घर के मालिक पर, स्वामी पर कोई भी पापग्रह की पीड़ा नहीं हो तो जीवन साथी की आयु अच्छी होती है। मान लीजिए इस घर में मंगल बैठा हुआ है तो वह मांगलिक दोष तो कहलाता ही है, साथ में वह जीवन साथी के लिए बहुत घातक भी सिद्ध होता है। आठवें घर को मंगल वालों को, जिनकी कुंडली में आठवें घर में मंगल बैठे होते हैं, उनके जीवन साथी की आयु बहुत कम देखी गई है अथवा घट जाती है अथवा किसी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनको दुख देखना पड़ता है। जीवन साथी की मृत्यु किसी दुर्घटना, आगजनी, विस्फोट या जहर से भी हो सकती है। इसलिए विवाह करते समय सामने वाला, मतलब यदि मान लीजिए कि आपका लड़का या लड़की है तो सामने वाले जिससे भी आप शादी कर रहे हैं, लड़की से लड़के से, तो उसके छठे और आठवें घर का विचार अवश्य कर लीजिए, क्योंकि उसके छठे और आठवें घर का जो प्रभाव है ना, सीधा फिर आपके ऊपर आने वाला है, मतलब उसके पार्टनर के ऊपर। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उसके छठे और आठवें घर के लपेटे में आ जाएं और जीवन को हानि हो जाए। इसलिए
शादी करते समय सामने वाले व्यक्ति का 6 और 8 घर का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। यदि इस बारे में आपको किसी भी प्रकार की शंका हो तो उसके समाधान के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने रिश्तेदारों तक, फ्रेंड्स, फैमिली में, ताकि उनको इस प्रकार की पीड़ा नहीं झेलनी पड़े। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली का दूसरा, चौथा, 5वां और 12वां घर विवाह में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है, विवाह जीवन में, विवाह संस्कार में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए। धन्यवाद।